हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की कक्षा। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। भैया, मेरा तो कहना यह है कि इस वेक्टर एनालिसिस के बिना आपका फिजिक्स आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। यानी फिजिक्स में अब आगे की जो भी चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उनमें ये वेक्टर एनालिसिस का यूज होता ही है। इसके बिना आगे की फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं, आगे की फिजिक्स आप पढ़ ही नहीं पाओगे इसके बिना। यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आईआईटी जेईई या नीट में पूछे जाएंगे ना, इसलिए नहीं बोल रहा मैं इंपॉर्टेंट इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बिना आगे के चैप्टर्स को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर का यूज आगे के आने वाले हर चैप्टर में होगा। क्लियर है? चलिए, तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस। तो वेक्टर एनालिसिस में बच्चों सबसे पहले हमको ज्ञान होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज का। हालांकि मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में यूनिट एंड डायमेंशन में बता चुका हूं, और यूनिट एंड डायमेंशन का मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है। लगभग 6 वीडियोस में मैंने पूरा चैप्टर कवर किया है, और बहुत बड़े बड़े वीडियोस भी नहीं है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप वीडियोस को देखे जाए। ठीक है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों वो दो टाइप की बताई गई। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक तरह की क्वांटिटी और भी यहाँ पर डिफाइन की गई है जिसको बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है? टेंसर क्वांटिटी। ये जो टेंसर क्वांटिटी है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमारे सिलेबस का पार्ट सिर्फ है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम डिटेल में सिर्फ इन दोनों की ही चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटीज। हम इसको इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल हमें मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, नो यूज ऑफ डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, हमें किसी डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उसको बच्चों हम लोग कह देते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला मास हो जाएगा, स्पीड भी हम स्केलर बोलेंगे, हम डिस्टेंस को भी स्केलर बोल सकते हैं, हम टेम्परेचर को भी यहाँ स्केलर बोल सकते हैं। अब इन मास को, स्पीड को, डिस्टेंस को, टेम्परेचर वगैरह वगैरह एक और भी हो सकता है जैसे वर्क, ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो स्केलर हो सकती हैं। इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें केवल मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीट्यूड अगर है हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। मास में अब जैसे कोई बोला जाए कि किसी बॉडी का मास है 5 किलोग्राम, है ना। अब अगर किसी बॉडी का मास 5 किलोग्राम ईस्ट डायरेक्शन में है तो क्या वेस्ट में जाने पर उसका मास चेंज हो जाएगा क्या? तो भैया डायरेक्शन का मास पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। ऐसे ही स्पीड पर भी मास का डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही डिस्टेंस पर भी डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर पर भी डायरेक्शन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, हमें डायरेक्शन का कोई यूज ना करना पड़े, उन क्वांटिटीज को हम क्या कह देते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है? चलो, हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या मतलब होता है भाई, समझने की बहुत जरूरत है। द क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन बड़े काम की चीज है भाई, है ना। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े, हमें डायरेक्शन की आवश्यकता पड़े, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए भाई, जैसे अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड है, ना ही हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्केलर है। अब 9-10 छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि अगर क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड है, केवल डायरेक्शन है, तो उसको ही वेक्टर बोल देते हैं। लेकिन अब इससे काम नहीं चलेगा। अब एक हमारे जीवन में नई चीज ऐड हो गई है। क्या? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है इसको हमें डिटेल में समझना है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करें उसको ही हम वेक्टर बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है हमने उसको वेक्टर बोल दिया, नहीं।
लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करनी चाहिए, तभी हम उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोल सकते हैं। जैसे अगर हम करंट की बात करते हैं तो जो करंट है उसके पास ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीट्यूड भी होता है, और जो करंट है उसके पास जो है हमारे यहाँ पर डायरेक्शन भी होता है, एक फिक्स डायरेक्शन होता है। करंट बंद से तो भागती नहीं है इधर उधर। एक पर्टिकुलर वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है ना। लेकिन फिर भी जो है करंट को हम लोगों ने स्केलर बोला है। वैसे तो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट हम टेंसर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट्स वाई हम लोग इसको जो है स्केलर क्वांटिटीज बोल रहे हैं, है ना। तो करंट को स्केलर इसलिए बोला गया क्योंकि करंट जो है वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। अब सर बार बार आप बोल रहे हो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये होता क्या है? इसको आगे पढ़ा जाएगा, इसी चैप्टर में आएगा लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, समय आने पर आपको बताया जाएगा। तो जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, वेलोसिटी की बात की जाए, फोर्स की बात की जाए, तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं ये हमारी कैसी क्वांटिटीज कहलाएंगी, वेक्टर। तो आपको याद ये रखना है कि वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए। एक सेकेंड, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिनमें डायरेक्शन भी हो, और जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्लियर है? अब बात वही है ना कि सर ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, तो आपको वक्त आने पर बताया जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। भाई स्केलर का खेला खत्म, हमें अब डिटेल में बात करना है। टॉपिक का नाम ही हमारा था वेक्टर एनालिसिस, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर के बारे में डिटेल में हमको स्टडी करना है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को या किसी भी वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो मेथड होते हैं। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है डायग्रामेटिकली, और दूसरा मेथड होता है हमारे सामने, कहाँ गया ये, एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डायग्रामेटिकली मेथड क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये मैंने एक येलो कलर से एक एरो बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल ध्यान से। अगर आप देखो तो ये आपको एक एरो नजर आए, ये क्या है, एक एरो है। इसमें एरो में ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाता है टेल, और ये जो हेड वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एरो हेड। क्या बोल सकते हैं, एरो हेड। बच्चों टेल से लेकर के हेड तक की ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसको क्या बोला जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होता है, टेल से लेकर के हेड तक की बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। समझ आई बात? हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी वेक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक वेक्टर मैंने बनाया वेक्टर ए, और एक वेक्टर मैंने बनाया वेक्टर बी, आपसे बोला गया कि बताइए किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो आप क्या देखोगे कि किस वेक्टर का लेंथ ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वेक्टर बी का जो लेंथ है वो ज्यादा नजर आ रहा है, और वेक्टर ए का जो लेंथ है वो सिर्फ इतना सा है, छोटा ही नजर आ रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिस वेक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। बताइए भाई, यहां तक कोई भी तकलीफ है किसी सज्जन को? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उस वेक्टर का जो लेंथ है उतना ही ज्यादा होगा। उल्टा बोल दो, जिस वेक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। और लेंथ आपको वेक्टर की कहां से कहां तक मेजर करना है, ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है बच्चों, ये पॉइंट होता है हमारा हेड। यानी टेल से लेकर के हेड तक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ वेक्टर, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर का लेंथ जितना ज्यादा होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो ये तो हो गया हमारा डायग्रामेटिकल मेथड किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एनालिटिकल मेथड क्या होता है। एनालिटिकल मेथड का मतलब है कि जैसे हमें पता है कि भैया फोर्स जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो फोर्स का जो सिंबल है एफ, इसके ऊपर हम लोगों ने एक एरो बना दिया।
ये एरो ही इंडिकेट करता है कि ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर मान लो एक क्वांटिटी ए लिखा है और इस क्वांटिटी के ऊपर अगर इस तरह से एरो लगा है तो आप इसको देख के अपने आप से बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो हमारी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। और वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, याद है कि नहीं, दूसरा होता है डायरेक्शन, और तीसरा क्या होता है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, है ना। तो ये तीन चीजों को डिफाइन इन तीन चीजों की हेल्प से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर इस तरह से एरो बना हुआ है तो हम उसको बोल सकते हैं कि दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब किसी भी वेक्टर, देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हमें तीन चीजों की जरूरत है, एक तो है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन और एक है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन तो अभी हमें आगे पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए कैसे। जैसे कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या इसको हम ऐसे, जैसे मान लीजिए अगर हम फोर्स की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम फोर्स की बात करते हैं। तो जैसे अगर बोला गया 5 न्यूटन का फोर्स, ध्यान सुनना, जैसे बोला गया 5 न्यूटन का फोर्स, लेकिन किस डायरेक्शन में, बात समझे, 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में, तो आपको बताया गया 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो इसको हम कैसे बोलें, 5 न्यूटन क्या हो गया, 5 न्यूटन क्या है, 5 न्यूटन तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरह का मैग्नीट्यूड। और ये जो ईस्ट लिखा हुआ है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा यहाँ पर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब फिजिक्स में डायरेक्शन को इंडिकेट करने का तरीका होता है ये कैप, यानी किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आपने कैप लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो कैप से आप उसको डायरेक्शन को इंडिकेट करवाना चाहते हैं, है ना। यानी अगर हमें वेक्टर ए लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन क्या है, फोर्स है, और ईस्ट डायरेक्शन, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए कैप। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैप, टोपी, कैप। वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें लिखना है तो हम चाहें तो हम सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये बगल में जो मोड लगा है वो हटा दो, ऊपर से एरो हटा दो, तो ये भी मैग्नीट्यूड को ही शो करता है। और साथ में क्या लिखा हुआ है, ए कैप, और ए कैप का मतलब क्या हो जाता है, डायरेक्शन। यानी हम किसी भी वेक्टर को इस तरह से भी रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं, समझ में आया, यानी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये जो ए है वो क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये जो ए कैप है वो क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को। किसको इंडिकेट कर रहा है भाई, डायरेक्शन। क्लियर है, यहां तक किसी को भी दुख दर्द पीड़ा संकट परेशानी है तो बताइए, नहीं है, आगे बढ़े। चलिए, तो एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, याद रखना है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट क्या करेगा, डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, लेकिन जब आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो डायरेक्शन तो खत्म हो गई, डायरेक्शन तो रोल है नहीं। तो जब डायरेक्शन का रोल नहीं है तो माइनस साइन भी नहीं आ सकता। यानी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक देखिए m मास का ब्लॉक है और 10 न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसे मान लिया जाए कि ये हो गई हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये हो गई है हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब जैसे ये हमारा एक m मास का ब्लॉक है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा ये किस डायरेक्शन में लगा है, पॉजिटिव एक्स में। तो इसको ऐसे लिखा हम लोगों ने 10 न्यूटन अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। देखो 10 न्यूटन यहाँ पर क्या हो गया, 10 न्यूटन तो हो गया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये जो प्लस एक्स एक्सिस दिया है ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर डायरेक्शन को, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक m मास का ब्लॉक है, इस पर लेफ्ट साइड में ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, -10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस।
या फिर इसी को हम बोल सकते थे 10 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या बोल सकते थे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर यहां पर भी आपने ये जो माइनस साइन लगाया है, ये माइनस साइन भी आपका डायरेक्शन को ही इंडिकेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये जो 10 न्यूटन है वो मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो गया ना, मैग्नीट्यूड तो बच्चों यहां पर पॉजिटिव ही है। ये जो माइनस साइन लगा था ये इंडिकेट कर रहा था कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ये फोर्स इस बॉडी पर काम कर रहा है। समझ आ गई बात? ठीक है। तो जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक एग्जांपल है कि एक फोर्स है हमारा -10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस और एक फोर्स है हमारा 2 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। आपसे बोला गया बताओ किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, किस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर -10 तो जो है वो छोटा होता है 2 से। अरे भैया माइनस आपको देखना ही नहीं है, माइनस तो इंडिकेट क्या कर रहा है? डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कि जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो नेगेटिव एक्स में लगा है। कहां लगा है? नेगेटिव एक्स में लगा है। भाई जैसे नंबर लाइन अगर बनाई जाए तो ये 0 है, यहाँ कहीं 2 होता है और यहाँ कहीं -10 होता है। तो बच्चे कहते हैं सर नंबर लाइन में तो -10 इधर होता है, 0 के लेफ्ट में, तो जो -10 है वो 2 से छोटा हुआ, यानी 2 जो है वो बड़ा मैग्नीट्यूड है, -10 छोटा मैग्नीट्यूड है। अरे भाई मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा कैसा होगा? मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होगा? अरे मैग्नीट्यूड कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये माइनस साइन जो है वो तो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसको इंडिकेट कर रहा है भाई, डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यानी यहाँ पर जो है F1 का ही मैग्नीट्यूड जो है वो F2 से ज्यादा होगा। क्लियर? बात समझ आ गई? चले आगे। अब जैसे यहाँ पर ये बोला गया है कि मान लो V1 वेक्टर दिया है -25 मीटर पर सेकेंड अलोंग y एक्सिस। अब y एक्सिस का मतलब क्या हो गया? देखो y एक्सिस ऊपर की तरफ होता है पॉजिटिव, लेकिन माइनस में दिया गया है तो माइनस क्या इंडिकेट करेगा? नेगेटिव y एक्सिस। किसको इंडिकेट करेगा? नेगेटिव y एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मैंने बनाया है उसमें नीचे की तरफ एरो बनाया है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, एक और दिया है V2 माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड अलोंग x एक्सिस। तो अब x एक्सिस तो ये पॉजिटिव राइट साइड में, लेकिन माइनस में दिया है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने इधर बनाया है माइनस का 40। अब कोई स्टूडेंट आके मेरे से पूछे कि सर एक बात बताओ, ये आपने ये जो 25 वाला बनाया उसकी लेंथ कम थी और ये 40 वाला उसकी लेंथ ज्यादा है, ऐसा क्यों? अरे भैया इसका रीजन मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो किसी भी वेक्टर का लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मैग्नीट्यूड के। इसके प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड। अब आप ऑब्वियस सी बात है देख सकते हो कि 25 बड़ा है या 40 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया जो V2 है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। तो जब V2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि V2 का लेंथ भी क्या होगा? V1 से ज्यादा होगा। यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने कि V2 जो है वो ग्रेटर देन है V1 से, है ना। अब यहाँ पे आप वेक्टर को का मैग्नीट्यूड इस तरह से भी लिख सकते हो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप इस तरह से भी यहाँ पर इंडिकेट करा सकते हो। लो ऐसे भी करा दो, बात तो एक ही है, दोनों कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आ गई बात भाई? अरे भाई बोलो कोई दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा संकट? तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखो क्या है। अ मैन वॉक 10 मीटर इन ईस्ट। पहले तो हम डायरेक्शन को यहाँ पर इंडिकेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये होता है हमारा ईस्ट, ये होता है हमारा वेस्ट, ये होता है हमारा नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। ठीक है। अ मैन वॉक 10 मीटर इन ईस्ट। तो सबसे पहले 10 मीटर वो चला है ईस्ट में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक सेकेंड का टाइम दो मुझे। हाँ ये देखो, तो सबसे पहले जो मैन है वो चलेगा ईस्ट में। तो ये देखो भैया ईस्ट डायरेक्शन में एक जो आदमी है वो चल गया। ये देखो चला कि नहीं चला? और ईस्ट में भैया वो कितना चला है? क्वेश्चन में क्या बोला है, कहाँ गया? 10 मीटर चला है। तो ये हो गया हमारा 10 मीटर, यहां से यहां तक का हो गया 10 मीटर। इस पॉइंट से मान लेते हैं कि उसने चलना शुरू किया था। आगे देन 15 मीटर इन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ, याद रखना है। जब भी ऐसे लिखा हो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या होगा? ईस्ट से नॉर्थ। अगर कहीं लिखा हो साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब क्या होगा? वेस्ट से साउथ। कहीं लिखा हो मान के चलो साउथ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या होगा? ईस्ट ऑफ साउथ, सॉरी ईस्ट से साउथ। तो यहां पर बोला गया है 15 मीटर इन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होगा? नॉर्थ से ईस्ट या फिर ईस्ट से नॉर्थ? ईस्ट से नॉर्थ। क्या होगा? ईस्ट से नॉर्थ। अब जब 10 मीटर वो चल चुका है ईस्ट में, तो कहीं मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर यहां पहुंच गया।
अब जब वो 10 मीटर चलने के बाद इस पॉइंट पर पहुंच गया तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ऐसे कोऑर्डिनेट बना लिया, ये डायरेक्शंस बना ली। अब डायरेक्शन में क्या बोला, 15 मीटर चला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ, तो हमारा ईस्ट ये है और नॉर्थ ये है, तो वो कहीं इस तरह से चलेगा 15 मीटर, है ना। ये 10 से तो ज्यादा होगा, लग नहीं रहा होगा 10 से ज्यादा, थोड़ा बना दिया जाए इसको, ये ऐसे, तो ये हमारा कितना हो गया है 15 मीटर। तो एंगल किधर होगा, देखो नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट से नॉर्थ, तो ये वाला एंगल हमारा कितने का हो जाएगा 30 डिग्री का, पहुंच गया ना। अब आगे क्या बोला है, कहाँ गया, 45 मीटर साउथ ऑफ ईस्ट। अब देखो यहां पर पहुंच गया तो इस पॉइंट पर ये डायरेक्शंस बना लो आप। अब क्या बोला है 45 मीटर साउथ ऑफ ईस्ट, तो साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब थोड़ा इसको हटा देता हूं मैं साइड में, ये डिलीट कर देता हूं। हाँ तो देखो अब क्या है साउथ ऑफ ईस्ट, अब एंगल नहीं दिया है, तो एंगल नहीं दिया है तो साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब होगा कि ये ईस्ट से भी उतना ही एंगल बनाएगा जितना साउथ से बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 45 का ही एंगल यहाँ पर बना रहा होगा, है ना। तो साउथ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा ना, तो साउथ ऑफ ईस्ट कहीं इधर की तरफ आएगा। ये सबसे लंबा तीर क्यों बनाया भाई, ये सबसे लेंथ लंबाई क्यों है, क्योंकि इसका ही मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा है, तो ये हो गया अपना 45 मीटर का। तो फाइंड द पाथ ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डायग्राम। तो देखो भैया ये जो भी पार्टिकल आदमी जो चल रहा था उसका हमने वेक्टर डायग्राम की हेल्प से पाथ को इंडिकेट यहाँ पर कर दिया है कि इस तरह का पाथ वो बनाएगा। सबसे पहले वो कहाँ गया, 10 मीटर चला, 10 मीटर कैसे चला वो ईस्ट डायरेक्शन में, फिर उसने क्या करा 15 मीटर चला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ चला, कितना 30 डिग्री 15 मीटर। तो अगर ये पहला वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है और ये तीसरा वेक्टर है, तो यहाँ पर जो दूसरे वाला वेक्टर है उसकी लेंथ 1 वाले वेक्टर से ज्यादा है, और जो तीसरा वाला वेक्टर है उसकी लेंथ 2 से और 1 से तीनों से दोनों से ज्यादा है। क्लियर है ना। तो इस तरह का यहाँ पर पाथ ये बन करके तैयार। क्लियर है भाई, बताइए यहां तक किसी को भी दुख दर्द पीड़ा संकट परेशानी है तो बताएं, समझ आया। चलिए तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल किस तरह से निकाला जाता है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आगे के जो भी चैप्टर्स आएंगे या इसी चैप्टर में भी आगे उस चीज का यूज होगा, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे वेक्टर एनालिसिस को, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, थैंक यू सो मच।